मैं आसिफ जायसवाल आज आपके सामने फिर एक बार और हाजिर हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन पार्ट 2 लेकर। ठीक है, जैसे कि चैप्टर फर्स्ट के यानी चैप्टर जो सॉल्यूशन था हमारा, उसके पार्ट फर्स्ट में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था कि सॉल्यूशन की बेसिक चीज़ें क्या है। ठीक है, किस तरह से उसके टाइप है, क्या उसका इंट्रोडक्शन है, क्या सॉल्यूट, क्या सॉल्वेंट, ये सारी चीज़ें हमने बता दी। ठीक है, तो आज मैं जो पार्ट सेकंड लेकर आया हूँ उसमें भी मैं पार्ट फर्स्ट पे कुछ चीज़ें छोड़ के आया था जो मैंने बोला था कि हम अगले अपने वीडियो लेक्चर में कवर अप करना चाहेंगे। तो उसी तरह उसी लिए मैं पार्ट सेकंड लेकर आया हूँ आपके सामने। ठीक है, जो आप लोगों को समझना है अच्छे से कि कैसे न्यूमेरिकल सेक्शन जो है इस चैप्टर का आपको डील करना है। ठीक है, तो आते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को सारी चीज़ें छोड़ के रखी थी कि मोलारिटी, ये सारी चीज़ें कंसंट्रेशन टर्म के बारे में बता दिया था, डेफिनेशन, उसकी यूनिट और कैसे मतलब क्या क्या उसके फॉर्मूले हैं, वो सारी चीज़ें बता दी थी। आज मैं न्यूमेरिकल सेक्शन लूँगा और इस पूरे वीडियो लेक्चर में आज पूरा न्यूमेरिकल सेक्शन ही चलेगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो आता हूँ मैं अपने पहले कंसंट्रेशन टर्म पे, दैट इज मोलारिटी। ठीक है, इससे पहले मैंने ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन और W/W और ये सारी चीज़ें उस वीडियो लेक्चर में कवर अप करी थी। ठीक है, तो वो मेरे को नहीं लगा कि आपको बताने लायक की जरूरत है। अगर आया तो मैं बता दूंगा वैसे भी। ठीक है, बीच में कहीं टॉपिक आया तो कवर अप कर दूंगा। ठीक है, तो आते हैं हम मोलारिटी पे। तो मोलारिटी के लिए मैंने आपको बताया था कि किससे डिनोट करते हैं, सो कैपिटल M से। ठीक है, और कैपिटल M के लिए हमने क्या बोला था फॉर्मूला कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ऊपर से जैसे मैंने बात करी थी, ऊपर वाला सेक्शन आपको किसको देना है, सॉल्यूट को देना है, और नीचे वाला सेक्शन आपको किसको देना है, सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट को। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और ये जो वॉल्यूम होना चाहिए वो लीटर में होना चाहिए। अगर ये ml में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। डेफिनेशन अगर मैं बनाना चाहूँ तो क्या बोलूँगा, इसको 1 ले लीजिए। ठीक है, सॉरी, इसको 1 ले लीजिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को। ठीक है, 1 लीटर में देयरफॉर द फॉर्मूला विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने डिस्कस करी थी आपके साथ। मैं एक बार थोड़ा थोड़ा ले रहा हूँ इसको। तो डेफिनेशन आप यहाँ पे इसकी बना लेंगे आसानी से, तो वो नहीं लिख रहा हूँ मैं। यूनिट क्या होगी इसी के बेस पर, तो मोल्स की बात हो रही है तो मोल। ठीक है, और क्योंकि पर लीटर वॉल्यूम में दिया जा रहा है तो देखो यूनिट विल बी मोल पर लीटर। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर में। तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे टर्म आ रही है मोल। ठीक है, अब ये कैसे निकाला जाए, तो इसके लिए मैंने बोला था कि मोल कॉन्सेप्ट हम आगे उठाएंगे टॉपिक। ठीक है, तो मैं बेसिक से ही शुरू कर रहा हूँ, एकदम बेसिक सिंपल लेके चल रहे हैं। ठीक है, अगर ये न्यूमेरिकल आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो कोई भी एक कंसंट्रेशन टर्म ऐसी नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो मैं बेसिक उठा के लेके चल रहा हूँ। मोल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो ये मोल्स को अगर हमको लेना है तो मैं आता हूँ इस पे, तो मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि मोल है क्या। मोल एक्चुअली में है क्या, द कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एटम। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो कलेक्शन है, एक इंडिविजुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो कलेक्शन है वो क्या कहलाता है, मोल कहलाता है। ठीक है, तो वो जो नंबर था, वो जो कलेक्शन था वो कितना था, 6.022 × 10⁻23। ठीक है, इसको हमने क्या कहा था, एवोगैड्रो नंबर कहा। ठीक है, तो मोल्स की बात करते हैं। तो मोल निकालने के लिए आपके पास जो फॉर्मूले हैं, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के पास आपको मैंने बताया था 3 फॉर्मूले। ठीक है, और पूरा मोल कॉन्सेप्ट इसी पे डील करता है। तो मास अपॉन एम का मतलब हो गया मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, जैसे आप लोग बताते हो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है, इंडिविजुअल जो मासेस है एटम के वो सम कर दीजिए, वो क्या आ जाएगा आपका मॉलिक्यूलर मास। इसके बाद इसका सेकंड फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अब ये पार्टिकल क्या है भाई, तो एक सब्सटेंस के अंदर क्या हो सकता है, या तो अदर इट विल बी एटॉमिक स्टेट, मॉलिक्यूलर स्टेट और आयनिक स्टेट। तो पार्टिकल्स क्या क्या हो सकता है आपके पास। ठीक है, तो अदर इट इज एटम, और क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है। ठीक है, और लास्ट आपका या फिर कोई भी चीज बोला आयन हो सकता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में आपके सारी चीज आ सकती है, एटम, मॉलिक्यूल, आयन। बस वो डील करता है कि हमें क्वेश्चन में क्या बचा। ठीक है, तो सब मैं कराऊंगा, इसीलिए मैं मोल कॉन्सेप्ट के भी क्वेश्चन इसी में लेके आता हूं। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे पूरे का पूरा। तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास पहला, दूसरा नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर Na, और वो मैंने आपको बताया कितना है
6.022 into 10⁻23, ठीक है, क्लियर हो गया। तो पहला फॉर्मूला ये, दूसरा ये, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला बता देते हैं आपको, वॉल्यूम एट एसटीपी, ठीक है, वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर, क्लियर हुआ यहाँ तक? आ रहा समझ में? वॉल्यूम एट एसटीपी, एसटीपी दैट मींस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, क्लियर हो गया। तो वॉल्यूम एट एसटीपी, ये वाला जो फॉर्मूला है, ठीक है, मोल्स का जो ये वाला फॉर्मूला है, ये केवल डील करता है किसके साथ? गैसेस स्टेट के साथ, ठीक है, मतलब कि जो गैसेस जो भी सबसे ज्यादा आपका गैसेस स्टेट होगा वो उसके साथ डील करता है, तो उसके लिए हम वॉल्यूम लेके चलते हैं, क्लियर हो गया यहाँ तक? तो फॉर्मूला आपका क्लियर हो गया होंगे, तीन फॉर्मूले हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू पहला, दूसरा और ये तीसरा फॉर्मूला है, क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब आते हैं हम लोग, तो एक्चुअली में ये तीन फॉर्मूला आपको दिख रहे हैं, लेकिन ये 6 है एक तरह से, ठीक है, मतलब 6 मतलब है नहीं, वो 6 एक तरह से क्या हुआ कि देखो पहला फॉर्मूला ये है, फिर दूसरा इसी तरह से, तीसरा इसी तरह से, ठीक है, तो ये दोनों भी तो खुद में एक फॉर्मूला हो गया, समझ में आ रहा है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, तो 4 इसी तरह से 5, ठीक है, और इस तरह से 6 फॉर्मूला, क्लियर हो गया यहाँ तक? तो अगर ये फॉर्मूला आपको क्लियर है, ठीक है, और कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप होल कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी में भी आप नहीं अटकेंगे, ठीक है। तो मैं एकदम बेसिक से उठा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मोल के जो क्वेश्चन है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, ये तो सब बच्चे कर लेते हैं, ठीक है। आते हैं बात बस ये कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, कि एटम, मॉलिक्यूल और आयन के साथ कैसे डील करा जाता है, क्लियर हुआ यहाँ तक? तो उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस है जो मैं लेके आया हूँ, बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल, ठीक है, एनसीईआरटी भी हम सॉल्व करेंगे आगे जाके, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सिंपल लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए सारी चीजें, ठीक है। तो अभी तक का समझ में आया, तो मोलारिटी वगैरह मैं वहाँ पे क्लियर करके लाया था, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट आज हमने थोड़ा स्टार्ट करा है, मैंने मोल बताया कि मोल एक्चुअली में है क्या है, एक नंबर ऑफ कलेक्शन है पार्टिकल का, ठीक है, जिसमें कितने नंबर है, इतने पार्टिकल इतने हैं, ठीक है, उसी को हमने क्या कहा, मोल का, और मोल निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है। तो मोल के जो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के वो क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब उसके जो फॉर्मूले हैं वो क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को, तो आते हैं न्यूमेरिकल सेक्शन में, ठीक है। थोड़ा न्यूमेरिकल आ रहा हूं, ठीक है, शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन ऑन मोल कॉन्सेप्ट, तो न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारे पास, कैलकुलेट द मास, ठीक है। जानबूझ के मैंने ये क्वेश्चन लिया है जिसमें मैंने एटम भी लिया, मॉलिक्यूल भी लिया है, और आयंस तो ले लेंगे, अगर आयंस के केस पे आया तो हम ले लेंगे, ठीक है। एटम और मॉलिक्यूल दोनों लिए, और हमें कैलकुलेट करना है मास, क्लियर हुआ यहाँ तक? आ रहा समझ में? तो देखो मेरे पास इसमें से कौन सा फॉर्मूला ऐसा है जिसमें मास और पार्टिकल दोनों आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला देखो, अगर आप नोटिस करो तो ये वाला फॉर्मूला, तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो मैं यार फॉर्मूला अगर यहाँ पे लगाऊं तो मुझे आसानी से मास पता लग सकता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो पार्ट फर्स्ट है हमारे पास, हमें कैलकुलेट करना है मास, एक एटम ऑफ कार्बन का जो मास में कितना है 14 है, तो इसका आइसोटॉप, क्लियर हुआ यार, समझ में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली में जो कार्बन का वेट होता है वो 12 होता है, ये 14 है, तो ये ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर मास आप जब रखोगे तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आते हैं इसमें फर्स्ट पे, क्लियर हुआ। तो फॉर्मूला आपको पता ही है क्या, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, तीनों पे ही यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, अपॉन क्या था हमारा एवोगाड्रो नंबर। अब ये पार्टिकल एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, तो मैंने आपको बताया था क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो एटम अगर होगा तो हम क्या लेंगे, एटम, तो उसका मॉलिक्यूलर मास, दैट मींस अब एटम के लिए ले रहे हो तो भाई मॉलिक्यूलर मास नहीं आएगा, एटॉमिक मास आ जाएगा। तो बस अगर आप समझ सकते हो तो वही चीज है एक तरह से, नहीं तो फिर अलग से लिख देंगे, क्लियर हो गया यहाँ तक, एटॉमिक मास। तो फर्स्ट पार्ट की बात करें एक एटम के लिए, तो मास हमें कैलकुलेट करना है, मास को ऐसे रहने दीजिए, मॉलिक्यूलर मास हमें कितना है, उस एक एटम का मास कितना है हमारे पास, कार्बन के 14 वाले का दे रखा है, तो हमें मॉलिक्यूलर मास यानी एटॉमिक मास उसका 14 रखना पड़ेगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, एक एटम के लिए कह रहा है तो 1 रख दीजिए, एवोगाड्रो नंबर 6.022 into 10⁻23, ठीक है। इसे आप यहाँ से अपना सॉल्व करिए और यहाँ से आंसर आपको मिल जाएगा। ये जो मास होगा हमेशा ग्राम में आएगा, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। कर लेंगे, कराने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, सिंपल है, ठीक है। इसी तरह से पार्ट सेकंड आता है, ठीक है, कोशिश करेंगे समझने की। पार्ट सेकंड क्या है, देखो 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2, N2 दैट मींस यहां पे कभी-कभी नाइट्रोजन लिख के दे देगा, ऑक्सीजन लिख के दे देगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल O2 स्टेट में होता है, ना कि O, ठीक है। O जो है वो एक एटम है और O2 एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। आज मैं यहां पे क्वेश्चन बदल सकता था, 1 मॉलिक्यूल
ऑफ नाइट्रोजन, तो कितने बच्चे क्या करते हैं, नाइट्रोजन रखते हैं केवल। आ रहा समझ में? मॉलिक्यूल अलग केस हो गया, ठीक है। वो नाइट्रोजन जो मॉलिक्यूलर स्टेट है वो कितनी है, N2 है, ठीक है, डायटोमिक स्टेट में रहता है। तो अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मास वही आने दीजिए, जैसे मैंने मास को x मान लिया तो x ही आने दीजिए। मॉलिक्यूलर मास दैट मींस अब N2 एक मॉलिक्यूल हो गया, तो नाइट्रोजन की एक एटम का जो मास है वो कितना है, 14 है, ठीक है। तो दो का कितना हो गया, 28। क्लियर हो गया यहाँ तक, समझ पा रहे हैं? और आगे हम आते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, तो एक मॉलिक्यूल कह रहा है, तो अब मॉलिक्यूल ही रखिए, समझ में आया? देखो यहाँ पार्टिकल जब एटम था तब भी हमने एक ही रखा, जब मॉलिक्यूल था तब भी हमने एक ही रखा, और चेंज कहाँ आया वो समझने की कोशिश करिए आप लोगों ने। यहाँ पे जब आपने एटम रखा तो एटॉमिक मास रखा, जब आपने मॉलिक्यूल रखा तो मॉलिक्यूलर मास रखा। तो समझ पा रहे हैं कहाँ पे आपको डील करना जनरली? तो पार्टिकल एक्चुअली में कुछ भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और एटम भी हो सकता है। चेंजेस यहाँ पे आते हैं। क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से तो, ठीक है। और वही एवोगाड्रो नंबर आप ऐसे रख दीजिए और इसे सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर जो भी करना है आपको, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे, समझ पा रहे हो? ठीक है। अब आते हैं हमारे पास थर्ड जो इसका पार्ट है, 1000 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज, ठीक है। ऐसा आप फॉर्मूला पता ही होगा, क्या है इसका फॉर्मूला, C12H22O11, ठीक है, C12H22O11, ठीक है। तो क्योंकि 1000 मॉलिक्यूल की बात कर रहा है तो मेरे को अब क्या करना पड़ेगा, मास वही रहेगा x, ठीक है। मॉलिक्यूल की जगह मुझे कितने रखने पड़ेगा, पार्टिकल्स की जगह 1000, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर वही रहेगा। अब मास कितना रखना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास, तो सुक्रोज के एक का मुझे वेट निकालना पड़ेगा, तो इसे जब आप सम करेंगे तो 342 ग्राम पर यूनिवर्स आता है। इसे रख दीजिए वहां पे, आपका आंसर इसका भी आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो जो इसका मेन सेक्शन था ना, मैंने केवल उसी के साथ डील करा है, क्योंकि एक्चुअली वो बच्चे क्वेश्चन जो आता है अगर 1 उसमें आया तो सब कर लेते हैं, मास का अपॉन मॉलिक्यूलर मास आएगा तो वो तो सब कर लेंगे, वॉल्यूम का भी अभी मैं एक दो लूंगा क्वेश्चन, ठीक है। मेन ये था पार्टिकल समझाना था आपको, ठीक है। तो इसलिए मैंने पार्टिकल के ही क्वेश्चन को पहले पिकअप करा कि एटम के केस में क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल के केस में क्या हो जाता है, आयन के केस में क्या होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक, समझ पा रहे हैं? अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे न्यूमेरिकल में, ठीक है। जो दूसरा न्यूमेरिकल है वो भी थोड़ा सीधे ही बेस है, ठीक है, थोड़ा उठा के लाया हूं मैं दो क्वेश्चन और। तो क्या है हमारे पास, क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल एंड एटम्स ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन 0.1 मोल ऑफ S8 मॉलिक्यूल। सल्फर के, ठीक है, S8 एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसके मोल्स कितने दे रखे हैं आपको, 0.1। उस केस में मेरे को पूछ रहा है कि उसके मॉलिक्यूल कितने हैं और एटम कितने हैं। तो मॉलिक्यूल पहले पता करना है, फिर एटम पता करना है। क्लियर हुआ? अब आप लोगों में से ये बता सकते हैं कि S8 कौन सी स्टेट है, एटॉमिक स्टेट है या मॉलिक्यूलर स्टेट है सल्फर की? तो ये क्या है एक्चुअली, उसकी मॉलिक्यूलर स्टेट है। क्लियर हुआ? तो जब आप इसके साथ डील करोगे, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के साथ डील करोगे, तो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, ठीक है, मॉलिक्यूल लेके चलना पड़ेगा। क्लियर हुआ? और मॉलिक्यूलर मास में क्या लेना पड़ेगा, S8 का पूरा वेट लेना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हुआ? तो फॉर्मूला वही आएगा हमारे पास, क्या निकालना था हमें, नंबर ऑफ मोल्स के उसके बेस पे, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास सेकंड वाला डील करेगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि पार्टिकल ना लिखे क्योंकि मुझे पता है कि भाई मेरे को मॉलिक्यूल निकालना है, तो मैं डायरेक्ट मॉलिक्यूल ही लिख देता हूं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, अपॉन एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। क्लियर हुआ यहां तक? अब मोल कितने दे रखे हमको, 0.1, उसे वहीं रख दीजिए 0.1 को, ठीक है। और सेकंड आपके पास है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपको निकालना है, तो x ले लीजिए और x ले लीजिए और एवोगाड्रो नंबर अपना रख दीजिए 0.0, ठीक है, 6.22 × 10⁻23। सॉल्व करिए, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये x की वैल्यू जो आएगी वो आपकी मॉलिक्यूल है। तो अभी हम क्या निकाल के लेके आएंगे, मॉलिक्यूल लेके आए। क्लियर हुआ यहाँ तक? हमें दूसरा क्या निकालना है, एटम। क्लियर हुआ? तो एटम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो एटम के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। देखो एक मॉलिक्यूल जो है सल्फर का, ठीक है, अगर देखोगे आप तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ S8 सल्फर 8, ठीक है, कितने सल्फर के एटम को कंटेन कर रहा है, सल्फर के कितने एटम को कंटेन कर रहा है, 8। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है, 8 एटम को कंटेन कर रहा है। तो एक मॉलिक्यूल में सल्फर के कितने एटम हैं, 8 एटम्स ऑफ सल्फर, ठीक है, सिंपल है। क्लियर हुआ? ठीक है। तो देयरफॉर ये जो मेरा आंसर आएगा
देयरफॉर इतने मॉलिक्यूल या फिर जो भी होगा x मॉलिक्यूल आप निकालेंगे उसको, ठीक है, खुद से निकालने की कोशिश करिए। मैं कितने होंगे तो उसे आप कर लीजिए अपना सिंपल जो भी है, ठीक है, क्योंकि एक में आपके कितने हैं 8 है तो x में कितने होंगे मल्टीप्लाई कर दीजिए उससे, ठीक है, तो 8 इंटू जो भी ये नंबर आएगा। क्लियर हुआ? ये दोनों नंबर मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, ठीक है, सिंपल ही थे सारे के सारे, ठीक है। अभी और कोशिश करते हैं और दूसरे कोई अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठा के लेके आए, ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, तो अभी हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं कि मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चन कराए थे जिसमें मूल कॉन्सेप्ट के थे, ठीक है, थोड़ा सा और मैंने उठाया है, ठीक है। अब मैं थोड़ा वॉल्यूम वाले क्वेश्चन पे भी लेके आ रहा हूँ, मैंने पार्टिकल वाले पे ही ज़्यादा फोकस कराया था, ठीक है। तो वॉल्यूम बाय टेस्ट में जैसे मैंने आपको बताया था कि यार फॉर्मूला कंप्लीट करता है कि जब गैसेस स्टेट हो, ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। तो आते हैं जरा वॉल्यूम पे, तो वॉल्यूम में जरा दो तीन चीजें हैं जरा समझ लीजिए, ठीक है। क्या होता है कि कभी कभी वॉल्यूम जैसे हमें जनरली जो आइडियाज है वो क्या है ml लीटर की इसमें चलता है वॉल्यूम, क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। लेकिन कभी कभी आपको जो वॉल्यूम है cc लिख के दे देता है, ठीक है, कभी dm क्यूब लिख के दे देगा, क्यूबिक सेंटीमीटर लिख के दे देगा, ठीक है। तो क्यूबिक सेंटीमीटर भी ml होता है और 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, ठीक है। तो देयरफॉर 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सीसी या फिर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये बेसिक टर्म है, क्योंकि क्वेश्चन में जब कभी देते हैं और वो हमें बच्चों को पता नहीं सकता कि वो ml और लीटर इस सब चीज़ों को देख के आते हैं, ठीक है। तो आते हैं कुछ और अलग से क्वेश्चन जिसमें मैंने वॉल्यूम के क्वेश्चन उठाया और कुछ अलग से भी है थोड़े, ठीक है। तो पहला है इसमें कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ O2 एट एनटीपी एसटीपी दोनों की चीजें तरह से, ठीक है, क्लियर हुआ है। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड एटम प्रेजेंट इन इतने लीटर ऑफ O2, ठीक है। नोटिस करो O2 कौन सी स्टेट है, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर स्टेट है, क्लियर हुआ। तो देयरफॉर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स में क्या रखना पड़ेगा, मॉलिक्यूल, यानी कि जो मेरा आंसर आएगा नंबर ऑफ पार्टिकल पे रखने पे वो मॉलिक्यूल का आएगा, ठीक है। अब क्योंकि भाई मेरे को वॉल्यूम दे रखा है 11.2 लीटर एट एनटीपी, यानी कि अब मेरा जो फॉर्मूला डील करेगा वो ये डील करेंगे, ठीक है। देयरफॉर अगर मैं इसका सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉल्यूशन क्या होगा आप लोगों के पास, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल, और क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल है वो क्या है मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स लिख लेते हैं यहाँ पे अपॉन एवोगैड्रो नंबर इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारे पास दे ही रखा है, वॉल्यूम एट एसटीपी या फिर एनटीपी अपॉन 22.4 लीटर, क्लियर हो गया। सारी चीज़ें दे रखी है हमें, मॉलिक्यूल ही हमें कैलकुलेट करना है, तो इसे एक्स ले लीजिए, एवोगैड्रो नंबर हमें पता ही है 0.62 × 10⁻23, ठीक है। और वॉल्यूम हमें दे रखा है कितना 11.2 लीटर, और जो नीचे हमारे पास जो वॉल्यूम है वो भी लीटर में है, तो हमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, तो 12.2 लीटर, ठीक है। अगर ये लीटर है तो 1 लीटर, ml है तो ml, ठीक है। कोशिश करेंगे सब चेंज करने की, सिंपल है, उसे कैंसिल और ये आपका आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, क्लियर हुआ। जो भी आएगा आप देख लेंगे। तो अभी यहाँ से क्या आया मॉलिक्यूल, क्लियर हुआ। अभी जैसे मैंने सल्फर वाला क्वेश्चन कराया था अभी पिछले वाले उसमें, ठीक है। तो सल्फर में क्या था कि आपने मॉलिक्यूल निकाल दिए थे सल्फर के, अब सल्फर के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम थे 8। इसी तरह से अगर हम O2 के एक मॉलिक्यूल की बात करें तो उसमें कितने एटम हैं 2, क्लियर हुआ। तो आपका यहाँ पे जो X आएगा अगर आप उसको एटम निकालना चाहते हो तो क्योंकि एक मॉलिक्यूल जो है O2 का, ठीक है, दिखा होगा मेरे हिसाब से, तो एक मॉलिक्यूल जो है O2 का वो कितने कर रहा है 2 एटम कंटेन कर रहा है, 2 एटम्स ऑफ O2, क्लियर हुआ। तो देयरफॉर जितने भी मॉलिक्यूल होंगे X मॉलिक्यूल कितने करेंगे तो आप उसको उससे मल्टीप्लाई कर देना, जो भी आपका आंसर आएगा। तो आपके दोनों चीज़ें क्लियर हुआ तुम्हारे का। तो मैं अपनी बेसिक चीज़ें उठा रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं ले जा रहा हूँ, बहुत से क्वेश्चन जो है सिंपल बेसिक ही है, ठीक है। सेकंड आते हैं व्हाट वॉल्यूम इन इज ऑक्यूपाइड एट एनटीपी बाय, अब हमें वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है, क्लियर हुआ। यहाँ पर वॉल्यूम एट एनटीपी इतने ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, इतने इतने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एंड इतने मोल ऑफ अमोनिया, क्लियर हो गया यहाँ पे आगे समझ में। तो फर्स्ट पार्ट की बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अगर उसने कहे के बोला है तो दैट मींस ये क्या होगी नाइट्रोजन गैस होगी, यानी कि ये मॉलिक्यूलर स्टेट होगी पक्का, ठीक है। नहीं तो लिख के दे देता नाइट्रोजन एटम, ठीक है, आगे समझ में। तो उसको रख लीजिए वहाँ पे, ठीक है, यही फॉर्मूला लगेगा हमारे पास। अब दूसरा वाला मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो मास अपॉन mn अपॉन आपके पास मास हो गया
नाइट्रोजन गैस का, ठीक है, और हमें निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम एट एसटीपी जो भी आप लिख लीजिएगा 22.4 लीटर। क्लियर हुआ है? मास की जगह पे रख दीजिए 1.4 ग्राम, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास N2 का कितना हो गया 28, ठीक है, 1 का 14, 2 का 28। क्लियर हुआ है? ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें निकालना ही है, उसे आप एक्स ले लीजिए या फिर जो भी है, ठीक है, सिंपली रहने दीजिए, और 22.4 लीटर। तो सॉल्व करिए, आपका तो आंसर आएगा लीटर। क्लियर हो गया? आंसर सॉल्व आ गया मेरे हिसाब से, तो ठीक है। उसके बाद है व्हाट वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड एट एनटीपी बाय 0.2 मोल्स ऑफ अमोनिया। 0.2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो सिंपल, इस वाले क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है आपको, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू दिस, बस फॉर्मूला लिखिए। मोल्स आपको दे रखे 0.2, वो रख लीजिए वहां पे, ठीक है। वॉल्यूम एट एसटीपी वो हमें निकालना है, वैसे रहने दीजिए, 22.4 लीटर बस रख दीजिए। आंसर जो आएगा वो लीटर में आएगा, ठीक है। आया समझ में? आशा करता हूं कि समझ में आ गया वो दोनों क्वेश्चन कैसे है, सिंपल, ठीक है। अभी पूरा बेसिक लेके चलते हैं मोल कांसेप्ट का। क्लियर हुआ? ये अगर मोल कांसेप्ट अगर क्लियर है तो आप उसके न्यूमेरिकल से आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि मोल्स जो है वो कहां से पूछ लिया जाएगा आपको कुछ पता नहीं है, मोलारिटी क्वेश्चन के चक्कर में, ठीक है। कोस्ट, अब अगला क्वेश्चन का आता है हम लोग हमने, ठीक है। तो N2N4 दिस वन इज N2, ठीक है। तो द कोस्ट ऑफ अ टेबल सॉल्ट, ठीक है। एक मतलब थोड़ा अलग सा क्वेश्चन मैंने पिकअप करा है, ठीक है, जो जनरली थोड़ा अलग है। तो एक कोई हमारे पास टेबल सॉल्ट जब पता ही क्या है NaCl, उसकी कॉस्ट है, और शुगर की कॉस्ट क्या है, ठीक है, 12 रुपीस पर केजी, ठीक है। जो टेबल सॉल्ट है वो 12 रुपीस पर केजी है, और जो शुगर है 36 रुपीस पर केजी, ठीक है। कैलकुलेट देयर कॉस्ट, ठीक है, पर मोल। क्लियर हुआ? पर मोल पे हमें कैलकुलेट करना है कि भाई इसकी कॉस्ट क्या होगी, आ रहा समझ में, ठीक है। तो 1 केजी पे है, ढंग से देखो आप, 1 केजी पे दे रहा है, आ रहा समझ में। यानी कि अगर मैं मेरे को मास, अगर मेरे को मोल्स पता करना है तो मुझे 1 केजी में पता करना पड़ेगा कि 1 केजी ऑफ टेबल सॉल्ट और 1 केजी ऑफ शुगर में कितने मोल आ रहे हैं, किसके, टेबल सॉल्ट के और शुगर के। क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो 1 केजी में निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है। 1 केजी में अब आपको पता है कि हम जो मास यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, हम जो मास यहाँ पे रखते हैं वो क्या होता है, ग्राम में, और ये कौन सा मास है, केजी का, यानी कि इसको क्या करना पड़ेगा कि ये जो रेट है वो पर 1000 ग्राम का, ठीक है, 12 रुपीस पर 1000 ग्राम, ठीक है, 36 रुपीस पर 1000 ग्राम। क्लियर हुआ यहाँ तक? समझ पा रहे हैं? तो मुझे मास पता चल गया 1000 और 1000। क्लियर हो गया? ठीक है। तो अब रख लीजिए सिंपल फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा हमारे पास, क्या, मास हमारे पास कितना है 1000 ग्राम, रख दीजिए वहाँ पे, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास, जैसे मान लीजिए अभी अगर मैं पर्टिकुलर अभी टेबल सॉल्ट के लिए बात कर रहा हूँ NaCl के लिए, तो NaCl के लिए मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, Na का 23, ठीक है, और प्लस Cl का 35.5 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 58.5। इसको डिवाइड करिए, यहाँ से आपकी मोल्स पता चल गया। क्लियर हो गया आंसर? ठीक है। तो इतने मोलों का जो रेट है वो कितना है, 12 रुपये। क्लियर हुआ? 12 रुपीज़ है, जितने मोल आएंगे 1000 है ना, तो उतने मोलों का रेट जो है 12 रुपये। तो आप पर मोल से कर लीजिए, तो इतने मोलों का इतना है, तो 1 मोल का कितना होगा डिवाइड करके आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सेम चीज़ आप किसके लिए करनी है, शुगर के लिए करनी है। क्लियर हुआ? तो शुगर के लिए आप कैसे करेंगे, मास जो है वही रखेंगे आप 1000 ग्राम में। क्लियर हुआ? मॉलिक्यूलर मास पे आपको शुगर का वेट निकालना पड़ेगा, C12:2 ठीक है। कैलकुलेट करना, ये आएगा 342 ग्राम मोल इनवर्स, इसको वहां पे रख लीजिए, आया समझ में, ठीक है, 342, और उसे वहां से रख देंगे। तो जैसे आपने डिटो इसको क्वेश्चन करा था वैसे ये भी क्वेश्चन है। क्लियर हुआ? जाता है, सिंपल है, समझ में आया मेरे हिसाब से। तो मोल के मैंने हर एक टाइप को आपको बताने की कोशिश करी है कि कैसे आपको करना है, ठीक है। ये था नहीं आपके सिलेबस में, लेकिन ये सिलेबस में क्या मतलब कि अगर आपको आगे क्वेश्चन करना है तो भाई ये तो आना ही चाहिए, दिस इज मस्ट। क्लियर हुआ? तो इसलिए मैंने मास के भी क्वेश्चन ले लिए, पार्टिकल के भी ले लिए, वॉल्यूम के भी ले लिए। अब आपको मेरे हिसाब से डिफिकल्टी नहीं होती। तो अब आप आते हैं अपने मेन फोकस टर्म पे, ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स पे, ठीक है। तो एक एक करके उठाएंगे, मोलारिटी इन सबके क्वेश्चन हम धीरे धीरे पिकअप करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो जैसे कि अभी पिछले लेक्चर में या फिर अभी तक हमने क्या बात कर ली है, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पूरी बात कर ली है। मैंने कोशिश करी है कि हर एक टाइप के क्वेश्चंस को मैं आपको करा सकूं, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट में मैंने हर एक चीज़ को लेकर चल देखो कवर अप करने की कोशिश करी है, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज मोलारिटी, कंसंट्रेशन, इनके न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है। बेसिक चीज़ें जो डेफिनेशन है, फॉर्मूला है, वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, ठीक है। एक बार और कवर अप कर लेते हैं थोड़ा सा। तो मोलारिटी
ठीक है, फॉर्मूला लिख लो बस, आप ज़्यादा नहीं करेंगे हम कुछ। मोलारिटी इज इक्वल टू, हमें पता ही है क्या, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000, अगर ml में हो तो। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या हो सकता है आपका, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, देयरफॉर स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, ठीक है। स्मॉल वाला जो सेक्शन है वो सॉल्यूट करेगा, ध्यान रखना, ठीक है। कैपिटल वाला सेक्शन सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन दोनों का होता है, ठीक है, दोनों में से एक का होता है, क्लियर हुआ। तो ये सॉल्यूट का होगा वेट, w फॉर वेट एंड m इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू v, ठीक है, कैपिटल V फॉर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर इट इज इन ml देन मल्टीप्लाई इनटू 1000, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। दिस वन इज द फॉर्मूला ऑफ पोलैरिटी। अब देखेंगे हम इसके बेस पे न्यूमेरिकल जो है वो सारे के सारे, ठीक है। एक चीज और है क्या कि पिछले लेक्चर में शायद मैंने बताया नहीं था या फिर बताया होगा, मुझे याद नहीं है, ठीक है, कि जब आप कंसंट्रेशन टर्म्स सारे देखते हो, जैसे मैंने 8 कंसंट्रेशन टर्म्स आपको बताई थी, ठीक है, तो उसमें कुछ कंसंट्रेशन टर्म ऐसी है जो मास डिपेंडेंट है, ठीक है, और कुछ कंसंट्रेशन टर्म ऐसी है जो वॉल्यूम डिपेंडेंट है। नोटिस करना, जैसे मोलारिटी है, देखो नीचे क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम डिपेंडेंट है, नॉर्मैलिटी वॉल्यूम, वो भी वॉल्यूम डिपेंडेंट है, ठीक है, फॉर्मेलिटी वो भी वॉल्यूम डिपेंडेंट है। तो कुछ कुछ आपके पास कंसंट्रेशन टर्म्स ऐसी है जो वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, और कुछ कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स ऐसी है जो मास पर डिपेंड करती है, जैसे मोलारिटी, ठीक है। नोटिस करना वहाँ पे क्या आता है, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इसी तरह से हम बात करें तो मोल फ्रैक्शन भी एक तरह से मास डिपेंडेंट है, आता भले ही वहाँ पे मोल है लेकिन एक्चुअली मास डिपेंडेंट है, ठीक है। तो कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स ऐसी हैं हमारे पास जो वॉल्यूम डिपेंडेंट है, कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स ऐसी हैं जो मास डिपेंडेंट है, ठीक है। तो वॉल्यूम डिपेंडेंट वाली जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के लिए अच्छा तरीका नहीं माना जाता है किसी भी सॉल्यूशन में, ठीक है। क्यों, उसका रीजन ये है कि जब आप टेम्परेचर का वेरिएशन लाते हो ना सॉल्यूशन के अंदर, या फिर आपने सॉल्यूशन रख रखा है, टेम्परेचर का वेरिएशन आया बाहर के एनवायरनमेंट में, तो उसका वॉल्यूम परफेक्टली क्या हो जाएगा, या फिर पक्का है कि कुछ ना कुछ चेंज होगा अगर टेम्परेचर में अच्छा खासा वेरिएशन आ रहा है, क्लियर हुआ यहाँ पर। तो टेम्परेचर के वेरिएशन से ये वॉल्यूम चेंज होता है इधर उधर, तो देयरफॉर यानी कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो यानी मोलारिटी चेंज होगी, क्लियर हुआ यहाँ तक मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए जो वॉल्यूम डिपेंडेंट हमारी जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स है वो एक अच्छा वे नहीं माना जाती है, किसके लिए, कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। तो देयरफॉर चलो, तो पहला रीजन समझ में आया। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज व्हिच वे इज बेटर टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है, तो हमें वहां लिखना पड़ता है कि, ठीक है, दोस कंसंट्रेशन टर्म्स इन व्हिच, ठीक है, द कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मास, ठीक है, आर, ठीक है, मतलब बेटर वे टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो मोलारिटी की बात करें क्योंकि वॉल्यूम डिपेंडेंट है, तो दैट मींस ये टेंपरेचर वॉल्यूम पे है, तो दैट मींस ये टेंपरेचर डिपेंडेंट होगी, यानी कि इसका वेरिएशन हो सकता है, क्लियर हुआ। कुछ फॉर्मूलाज मैं बता रहा हूँ मोलारिटी के लिए। तो मोलारिटी का एक मेन फॉर्मूला जो हमें डील करना है क्वेश्चन के साथ वो ये है, ठीक है। उसके अलावा, ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास दो सॉल्यूशन है, ठीक है, एक की मोलारिटी m1 है, एक की मोलारिटी m2 है, एक का वॉल्यूम v1 है, एक का वॉल्यूम v2 है। तो दोनों की जो मोलारिटी और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट का जो है हमारे पास क्वांटिटी है वो दोनों सेम होती है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास ये फर्स्ट सॉल्यूशन है, क्लियर हुआ, ठीक है, और ये हमारा सेकंड सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अगर इसकी मोलारिटी m1 है और इसका वॉल्यूम v1 है, इसका मोलारिटी m2 है, इसकी वॉल्यूम v2 है, ठीक है, और दोनों एक ही उसके टर्म के हैं, ठीक है, दोनों एक ही उससे बना देते हैं। मतलब जैसे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पिक करूँगा आपका एक HCl है वैसे, ठीक है, कि मेरे को एक सॉल्यूशन है उसको मेरे को दूसरी कंसंट्रेशन में चेंज करना है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास NaCl है, किसी एक का सॉल्यूशन है, ठीक है, HCl है किसी का, उसकी मोलारिटी एक टाइम पे कुछ है और मुझे कुछ और करनी है, तो मुझे कितना पानी ऐड करना पड़ेगा, जो भी है डाइल्यूट करना है, कंसंट्रेट करना है, वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है m1 v1 = m2 v2, ठीक है। ये फॉर्मूले तो आगे आएंगे, नॉर्मैलिटी के लिए भी ऐसे होता है, इसके लिए भी ऐसे होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई एक ही सॉल्यूशन था, जब उसकी कंसंट्रेशन में मेरे को वेरिएशन आना तो मेरे को ये करना है, क्लियर हुआ है यहाँ तक, ठीक है। दूसरा एक चीज़ और है, ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं इसको थोड़ा, कि हमारा थोड़ा ऐसा टॉपिक है वो अपना, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि मान लीजिए मेरे पास अब क्या है कि दो सॉल्यूशन है और दोनों को मिक्स करके मैं एक तीसरा सॉल्यूशन बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो जो आने वाला मेरा सॉल्यूशन है, यानी कि मेरे पास एक सॉल्यूशन A है, सॉल्यूशन B है, दोनों को मैंने मिक्स करा है, सॉल्यूशन नया बना दिया आपका C, तो उसकी मोलारिटी में कैसे कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास एक सॉल्यूशन A है और एक सॉल्यूशन B है, ठीक है, इसकी मोलारिटी m1 है, तो इसकी वॉल्यूम v1 है, इसकी मोलारिटी m2 है, इसका वॉल्यूम v2 है, और दोनों को ही क्या करा है मैंने ऐड कर दिया है। तो इस केस में जो फाइनल मेरा पास जो सॉल्यूशन तैयार होगा, ठीक है, दैट इज AB = C, या फिर अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ C कोई सॉल्यूशन है
तो उसकी मोलारिटी क्या होगी, पक्का कुछ ना कुछ होगी अलग, M3। और जो नया वॉल्यूम आया वो V3 हो। तो उस केस में मैं कैसे कैलकुलेट करूँ कि इसकी मोलारिटी क्या होगी, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3, ठीक है, लिखा होगा M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3, ठीक है। अब जब नोटिस करो, मान लीजिए इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम 500 ml था, ठीक है, इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम था वो 500 ml था। अगर मैं दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करूँगा तो क्या आएगा, एक गिलास पानी एक गिलास पानी, ठीक है, दोनों को मिक्स करेंगे तो कितना पानी होगा, 2 गिलास ही हुआ, कुछ अलग से हमने डाला नहीं है, ठीक है, कंसंट्रेशन वगैरह कुछ नहीं है। तो 2 अगर वो है, ठीक है, यानी कि जो मेरा फाइनल वॉल्यूम होगा वो पक्का क्या होगा, V1 प्लस V2, यानी मैं V3 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, यानी नया फॉर्मूला मेरा हो जाएगा M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3 ब्रैकेट में V1 प्लस V2। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बार और थोड़ा सा सम कर लेता हूँ। ये फॉर्मूला हमारा मेन फॉर्मूला हो गया, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। दूसरा हमारे पास कि एक ही सॉल्यूशन है, उसकी कंसंट्रेशन को मेरे को दूसरी जगह चेंज करना हो, डाइल्यूट करना हो या कंसंट्रेट करना हो, तो उसके लिए है। और 2 सॉल्यूशन है मेरे पास, दोनों को ऐड करा तो ये आ जाए, क्लियर हुआ। एक दो और टर्म है, जैसे कि सॉल्यूशन के लिए जो होते हैं ना, एक बेसिक टर्म दे दी गई है, ठीक है, जैसे जो मैं बता देता हूँ एक बार, ठीक है, मैं सोच रहा था आगे बताऊँ आपको, स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे। आपको कहीं जैसे दे दिया उसने सेमी मोलर सॉल्यूशन, ठीक है, सेमी मोलर सॉल्यूशन, ठीक है, मोलर सॉल्यूशन। तो सेमी मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, इस तरह से डेसीमोलर सॉल्यूशन कहता है, बाईमोलर सॉल्यूशन कहता है, सेंटीमोलर सॉल्यूशन कहता है, मिलीमोलर सॉल्यूशन कहता है। तो सेमी मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि आपको कि कहेगा कैलकुलेट द वॉल्यूम, ठीक है, मास वगैरह ये सारी चीजें, और बोलेगा कि उसकी जो वैरायटी है सेमी मोलर सॉल्यूशन है, ठीक है, एम सिंपल सेमी मोलर सॉल्यूशन कर देगा। तो सेमी मोलर सॉल्यूशन के लिए आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि उस केस में इसकी मोलारिटी पक्का 1/2 है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इसी तरह से डेसीमोलर सॉल्यूशन के लिए कहता है, ठीक है, तो डेसीमोलर, ठीक है, सॉल्यूशन, उसके लिए हमारे पास जो मोलारिटी होती है दैट मींस m/10 यानी कि 1/10, उसकी सॉल्यूशन की मोलारिटी इतनी होती है। इसी तरह से सेंटी अगर बोले तो, ठीक है, सेंटीमोलर सॉल्यूशन, उस केस में हमारे पास होती है m/100, क्लियर हुआ, ठीक है। इसी तरह से अगर मिली बोलेगा हमको, मिलीमोलर सॉल्यूशन, ठीक है, तो उस केस में इसकी मोलारिटी हो जाएगी m/1000, ठीक है। अगर इसी तरह से बाईमोलर सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, बाईमोलर सॉल्यूशन का है, तो इस केस में हमारे पास मोलारिटी हो जाती है इसकी 2, क्लियर हुआ। तो जनरल टर्म्स है जो मोलारिटी के साथ डील करती है, ठीक है। इसके क्वेश्चन अगर देखेंगे तो ले लेंगे, ठीक है। सेमी का 1/2, जैसे का m/2, सेंटी का m/100, ठीक है, मिली का m/1000 और बाई का 2, क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। तो साइड से क्लियर हुए होंगे मेरे हिसाब से। तो यूनिट क्या थी इसकी, मोल पर लीटर, ठीक है। फॉर्मूला मैंने बता दिया, सारी चीजें हैं। अब आते हैं, मैं एक क्वेश्चन से पिक करूंगा, एक क्वेश्चन से पिक करूंगा, जनरल जो क्वेश्चन है वो तो हम देखेंगे, ठीक है। आते हैं न्यूमेरिकल मोलारिटी, ठीक है। तो न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास कि 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या होता है फॉर्मूला इसका, सोडियम दैट इज Na हाइड्रोक्साइड OH, उसका फॉर्मूला हो गया हमारे पास NaOH, आर डिसॉल्व्ड इन वाटर and the solution is made to 1000 centimeter cube। क्या बताया अभी जस्ट पीछे मैंने आपको बताया, जब वॉल्यूम के मैं मोल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कराया था कि कहीं कहीं सीसी लिखा रहता है, डेसीमीटर क्यूब, कहीं क्यूबिक सेंटीमीटर लिखा रहता है। तो मैंने आपको बताया था क्यूबिक सेंटीमीटर दैट मींस ml का वॉल्यूम, ठीक है। यानी कि अगर मेरा यहाँ ml है तो मुझे ऊपर पक्का इसमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। In a volumetric flask, calculate the molarity of the solution, ठीक है, उस सॉल्यूशन की मुझे मोलारिटी कैलकुलेट करनी है। तो अगर आप ढंग से देखो फॉर्मूला ये है, यहीं से मैं थोड़ा रिलेट करा के देखता हूँ आपको। तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड किसमें डिसॉल्व है, इन वाटर, आधा सॉल्व में, तो लेस क्वांटिटी में कौन होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर मैं जैसे आपको बताया था प्रोवाइडेड मीडियम में कौन डिसॉल्व हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ सॉल्वेंट कौन हुआ हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका वेट कितना है 2.46, यानी स्मॉल w हमको दे रखा है, स्मॉल w हमें कितना है 2.46 ग्राम, ठीक है। इसका स्मॉल m निकाल लीजिए आप। सोडियम हाइड्रोक्साइड का वेट कितना होता है, मोलिकुलर वेट 23 + 16 + 1, ठीक है, 24 दैट इज 40 आएगा सर, 40 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। उसका देखिए वॉल्यूम कितना है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर।
तो यहाँ से v निकाल लीजिए, v कितना हो जाएगा 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। दैट मीन्स क्या हो गया मेरे पास, क्यूबिक सेंटीमीटर मैंने बोला क्या है, ml ही है, 100 ml। और ना रखिए आप कुछ नहीं है, स्मॉल डब्ल्यू आपको पता चल गया है, स्मॉल एम भी आपको पता चल गया है, वॉल्यूम भी आपको पता चल गया है, सीधा रखिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, एकदम बेसिक ट्राई मैंने ये वाला। ठीक है, अब आते थोड़ा ऊपर, थोड़ा क्वालिटी थोड़ी ट्राई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है, आगे ना पास क्वेश्चन सॉल्व में। ठीक है, मैं बस समझा दे रहा हूँ आपको, आप कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करिएगा। ठीक है, अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, और इनके आंसर हो सके तो मैं अभी जो वीडियो लेक्चर के जो, ठीक है, नीचे जो हमारे पास इनबॉक्स होगा वहाँ पर पिन कर दिए जाएंगे सबके। ठीक है, क्लियर हुआ? आता है सेकंड, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, हमें कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है किसकी, नाइट्रिक एसिड। क्या होता है नाइट्रिक एसिड, HNO3। क्लियर हुआ यहाँ तक? इन मोल्स पर लीटर। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा समझ रहे हैं। यहाँ पे डायरेक्टली नहीं पूछा है कि आपको मोलारिटी निकालनी है, नॉर्मलिटी निकालनी है। इसने क्या बोला आपको कि कंसंट्रेट कैलकुलेट करिए इन मोल्स पर लीटर। ठीक है, मोल्स पर लीटर में कौन सी कंसंट्रेशन टर्म एक्सप्रेस होती है, अभी मैंने आपको बताया, किसकी होनी चाहिए थी वो, मोल्स पर लीटर, मोलारिटी की। इसी तरह से मोल्स पर केजी होगा तो मोलारिटी। ठीक है, तो मोल्स पर लीटर इन अ सैंपल इन विच हैव the density 1.41 ग्राम पर ml। ठीक है, तो सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है, ठीक है, वो इतनी है, एंड द मास ऑफ नाइट्रिक एसिड इन दिस बेग इज 69%। क्लियर हुआ यहाँ तक? जो मास है वो 69% है इसका। क्लियर हुआ? तो आते हैं हम लोग इस पे। ठीक है, सॉल्यूशन की जो डेंसिटी वो भी दे रखी है और सारी चीजें दे रखी है, तो क्लियर कर पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, क्या क्या चीजें हमारे पास, हमें निकालनी है मोलारिटी। ठीक है, और किस डाटा से हमें 69% हमने वो दे रखा है, और डेंसिटी दे रखी है। डाटा के नाम पर केवल दो चीजें दे रखी है। ठीक है, तो मुझे मोलारिटी निकालने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, एक तो मुझे HNO3 का वेट चाहिए होगा, स्मॉल w, स्मॉल m मैं निकाल लूंगा, और वॉल्यूम चाहिए होगा सॉल्यूशन का। ठीक है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए होगा। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कुछ नहीं है, बस मेरे को एक 69% वो दे रखा है और एक डेंसिटी दे रखी है। तो अगर आप नोटिस करोगे 69% ये बाय मास होगा पक्का। क्लियर हुआ? मैं मेंशन नहीं कर रखा था, लेकिन अगर लिख के ना आए तो समझ लीजिए मास ही है। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम के और दूसरे टर्म जो हम लिख के देंगे, और पहली बात तो बहुत कम ही केस होते हैं उसके वजह से। ठीक है, तो अगर आप नोटिस करोगे तो 69%, दैट मींस इसका मतलब क्या हुआ मेरे पास, W/W मैंने फॉर्मूला आपको बताया था उस दिन। ठीक है, 69% क्या होगा इसमें, 69 का मतलब 69/100 × 100, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, हमने बात करी थी कि ऊपर वाला सेक्शन सॉल्यूट का होता है, नीचे वाला सॉल्यूशन का। तो यानी कि ये जो मास है, यानी W4 वेट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूट मुझे कितना मिल गया डायरेक्टली, 69 ग्राम। ठीक है, तो स्मॉल w मुझे मिल चुका है 69 ग्राम। क्लियर हुआ यहाँ तक? और दिस वन इज 100 ग्राम। क्या है ये, सॉल्यूशन का वेट है, तो सॉल्यूशन उसका वेट कितना है मेरे पास, उसका वेट जो है, वेट लिख लीजिए आप। ठीक है, वो कितना हो गया, 100 ग्राम। क्लियर हुआ यहाँ तक? समझ पा रहे हैं? तो मुझे दो चीजें मिल चुकी है, स्मॉल w मिल गया, स्मॉल m मैं निकाल लूंगा। बात बच रही है मेरी वॉल्यूम में। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे मेरे को मास पता चल गया है। अगर आप नोटिस करो तो मुझे डेंसिटी दे रखी है, जो रखी डेंसिटी, डेंसिटी से निकाल लीजिए। डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, ये क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी कितने दे रखी है, 1.41 ग्राम। मास आप यहाँ निकाल चुके, सॉल्यूशन का कितना है, 100 ग्राम। ठीक है, और यहाँ से वॉल्यूम आप इसका निकाल लीजिए। ये जो वॉल्यूम आएगा हमारे पास, क्योंकि देखो क्या डेंसिटी की यूनिट, ग्राम पर ml। दैट मींस ये जो वॉल्यूम मेरा आएगा, वो किस में आएगा, ml में आएगा। ठीक है, जो भी मतलब आंसर आपका आ रहा होगा उसे देख लीजिएगा। तो यहाँ से स्मॉल w पता चल गया, वॉल्यूम पता चल गया, स्मॉल m आप निकालने गए HNO3 के लिए ना ऐड करके, इसका 1 हो गया, इसका मास 14 होता है, वो का 16 हो गया, × 3 कर लीजिए, सब ऐड कर लीजिएगा, आ जाएगा, और वहाँ पर रखिएगा, इसकी मोलारिटी आ जाएगी। ठीक है, आंसर मैं इसको बता दूंगा बाद में प्रिंट करके अलग से। ठीक है, तो ये सारी चीजें। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? पहले मैंने एक बेसिक क्वेश्चन उठाया इसका। ठीक है, तो उसके बाद मैंने थोड़ा एडवांस करने की कोशिश करी कि किस तरह से आपको डील करने से क्वेश्चन। ठीक है, आते हैं अगला। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, कई जगह एमसीक्यूज में भी पूछ लिया गया है। ठीक है, पर्टिकुलर 1 मार्क्स में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है, आपको कुछ डाटा नहीं दे रहेगा, सिंपल कह रहा है कि कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर।
कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर की मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और कुछ भी डाटा के नाम का कुछ नहीं दे रखा, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए जनरली भी, क्या कि जो प्योर वाटर होता है उसकी डेंसिटी हमको दे रखी होती है। सिंपल वाटर में जो है उसकी डेंसिटी हमें पता होती है, कितनी होती है 1 ग्राम पर ml, ठीक है। क्या होती है डेंसिटी वाटर के लिए 1 ग्राम पर ml। यानी कि सिंपल अगर मैं फॉर्मूला रखूं तो क्या हो गया, D इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मास अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि D इसका 1 है तो इज इक्वल टू क्या हो गया मास अपॉन V। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या निकल का है मेरे पास, मास जो है वो इक्वल होगा किसके लिए, वॉल्यूम के लिए। वाटर के केस में जो चीज आप मास रखोगे वही वॉल्यूम होगा। क्लियर भाई आपको, समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो मैं मोलैरिटी निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, देखो यहाँ पे क्योंकि वाटर के लिए पर्टिकुलर बात कर रहे हैं तो वाटर ही एक तरह से सॉल्यूट है और वही एक तरह से सॉल्यूशन भी है, ध्यान रखना, क्योंकि प्योर वाटर के लिए बात हो रही है पर्टिकुलर, ठीक है। तो अगर मेरे को मास चाहिए, क्योंकि मेरे को क्या चीज चाहिए मोलैरिटी के लिए, स्मॉल w चाहिए, दैट मींस उसका मास चाहिए। तो स्मॉल मास निकालने के लिए, ठीक है, और दूसरी चीज चाहिए मुझे उसका वॉल्यूम। मॉलिक्यूलर मास को मैं निकाल ही लूंगा, वाटर कितना होता है 18, ठीक है। H2O, O का 16, H का 1 ठीक है, तो 18 हो गया पूरा। क्लियर हुआ, यानी कि जो मैं W रखूंगा वही मेरा वॉल्यूम भी होगा। क्लियर हो पा रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। 10 होने की कोशिश करो क्या है, तो स्मॉल कैपिटल M यानी मोलैरिटी इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए मास क्योंकि वॉल्यूम के इक्वल है और ये भी मैं x ले लूं या फिर कुछ भी ले लीजिए 1 ग्राम 1 ml या कुछ ले लीजिए, क्योंकि दोनों चीजें इक्वल है तो ये x के इक्वल भी होंगी, ठीक है। अगर हम x ले लें वहां पे तो ठीक है x के इक्वल होगी, देयरफॉर मोलैरिटी कितनी हो गई आपके पास, ये x अपॉन उसका मास 18 into x into 1000। क्लियर हुआ यहाँ तक। यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई क्यों करी, क्योंकि ये जो डेंसिटी थी वो किसमें थी, ml में, ठीक है। x कैंसिल आउट, सिंपल हो गया हमारे पास 1000 अपॉन 18। इसका आंसर वेल नोन है, ठीक है, 55.55 कैपिटल M आता है, ठीक है, मोल पर लीटर इसका आंसर आएगा, ठीक है। पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन में मोबाइल में MCQs में, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, क्वेश्चन उठाया मैंने कुछ, ठीक है। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। मैंने बोला था कि आपके इसके एक क्वेश्चन भी मैं दूंगा आप सॉल्व कर सके। तो पहला हमारे पास के कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.015 कैपिटल MnHCl सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ इतना HCl सॉल्यूशन, ठीक है। आ रहा समझ में, मेरे पास एक इस कंसंट्रेशन का एक सॉल्यूशन है, किस कंसंट्रेशन का 0.01 कैपिटल M, ठीक है, HCl सॉल्यूशन है और उसकी मदद से मुझे एक सॉल्यूशन तैयार करना है जो वॉल्यूम में इतना हो और कंसंट्रेशन में इतना हो, ठीक है। ये जो आपका ये वाला जो क्वेश्चन है ना, आप जो प्रैक्टिकल में करेंगे तो जब आप अपने प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो पहला प्रैक्टिकल है आप लोगों का जिसमें हम जनरली ठीक है टाइट्रेशन वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे हमें बहुत मदद करता है फॉर्मूला, ठीक है। तो आते हैं इसमें क्या कह रहा है आपको कि इतना मेरे पास एक कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है, मुझे उसे इतना करना है वॉल्यूम में और इतना करना है उसे कंसंट्रेशन में, ठीक है। क्लियर हुआ, सॉल्यूशन दोनों एक ही है, जब आप एनालिसिस करोगे तो HCl का ही है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि एक ही सॉल्यूशन की जब कंसंट्रेशन में इधर करना हो तो हम फॉर्मूला वाला लगाते हैं, कौन सा, M1V1 + M2V2। क्लियर हुआ, तो हमारे पास फॉर्मूला हो गया M1V1 = M2V2, ठीक है। पहले वाली कंसंट्रेशन दे रखी है, ठीक है, कितना 0.015। क्लियर हो गया, कैपिटल M से रहने दीजिए। इसका वॉल्यूम ही हमें पता करना है, कैलकुलेट द वॉल्यूम, तो इसको x ले लीजिए, M2 दिया गया 5.25 × 10⁻³ क्लियर हो गया। और वॉल्यूम इसका भी हमें दे रखा है कितना 250 ml। अभी ध्यान रखना कि ये वाला वॉल्यूम मेरा ml में है, ठीक है, तो ये जो x मेरा आ रहा होगा ये किसमें होगा, ml में ही होगा, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ml समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आप कैसे हुआ, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हर एक तरह का क्वेश्चन आपको करवा सकूँ, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप कर सकूँ इसमें, ठीक है। आता है अपने अगले क्वेश्चन पे, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 10 M कैपिटल M, ठीक है, वो मोलैरिटी है, कैपिटल MnHCl and 3 MnHCl should be mixed to get 1 liter of 6 कैपिटल MnHCl solution। क्लियर हुआ क्या बोल रहा है, ठीक है। मतलब कह रहा है कि आपको 10 कैपिटल MnHCl और 30 कैपिटल MnHCl, ठीक है, इन दोनों के सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम चाहिए,
कि आप जब इन दोनों को मिक्सअप करो, ठीक है, मिक्स टू गेट 1 लीटर ऑफ 6 कैपिटल M HCl सॉल्यूशन, ठीक है। क्या कह रहा है ये आपको कि मान लीजिए ये 10M का है और ये 3M का HCl है, ठीक है, 3M HCl, दोनों के दोनों हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, किसके, HCl के। अब इन दोनों को मिक्सअप करके मैंने एक सॉल्यूशन बनाया था जो कंसंट्रेशन में कितना है 6 कैपिटल M, ठीक है, और वॉल्यूम में कितना है 1 लीटर, ठीक है, कंसिडर 1 लीटर ये हुआ। और ये दोनों, ये जो सॉल्यूशन है रिजल्टेड सॉल्यूशन बना वो इन दोनों से बना है, तो mm दे रखा है मुझे, क्लियर हुआ मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए अगर ये सॉल्यूशन का पार्ट जो है V1, ठीक है, इसको M1 ले लीजिए, इसको M2 ले लीजिए, ठीक है, और ये M3 और ये V3, ठीक है, क्लियर हुआ, मतलब कर लीजिएगा अपने हिसाब से जो भी V3, ठीक है। तो देखो जरा 1 लीटर मतलब जो रिजल्टेंट है वो 1 लीटर है, समझ पा रहे हो, मतलब कि मैंने क्या करा कि भाई 1 गिलास 2 गिलास जो भी डाला, ठीक है, और जो रिजल्टेंट मेरा तैयार हुआ 3 लीटर का है, यानी कि ये मैंने कुछ पार्ट डाला होगा, वो पार्ट मैंने मान लीजिए x, ठीक है, लीटर है तो लीटर ले लीजिए, ठीक है, सॉरी 1 ही है तो इसे हमें तो लीटर ले लेते हैं, ठीक है, x लीटर ले लिया, क्लियर हुआ, ये 1 लीटर है ना, तो ये इसको x लीटर ले लिया, तो ये पक्का कितना रहा होगा क्योंकि रिजल्टेंट 1 है, ठीक है, इन दोनों का सब कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, तो ये जाएगा 1 माइनस x लीटर, ठीक है, विदाउट, समझ पा रहे हो ना, दोनों को ऐड करो कितना आएगा 1, ठीक है। तो M1 V1 पता चल गया, M2 V2 पता चल गया, M3 V3 पता चल गया, ठीक है। तो क्या होगा सिंपल, तो क्या हो जाएगा M1 10 into x, ठीक है, प्लस M2 कितना हो गया 3 into क्या हो जाएगा 1 माइनस x, ठीक है, इज इक्वल टू 6 into 1, ठीक है। सॉल्व करिए, x की वैल्यू आ जाएगी, जरूर कर लीजिए, आपको वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करिए कि मैंने हर एक तरह के क्वेश्चन इसमें करा सकूं, ठीक है। ये मोलारिटी के लिए इतना ही है, ठीक है। अगर आप लोगों को और कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी हम एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पहले मैं अपने सिंपल क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं ताकि आप ये करके देखिए, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी अगर आप ये क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और आगे भी कोशिश रहेगी कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को भी हम लेके आए, ठीक है, वीडियोस में, क्योंकि जो सीबीएसई का जो पैटर्न है पेपर का या फिर जो एमसीक्यूज का जो पैटर्न है, ठीक है, वो डिट्टो खासकर केमिस्ट्री के लिए, ठीक है, एग्जाम्पलर से ही आता है, तो वहाँ के क्वेश्चन हम पिकअप करेंगे। तो अभी ये सिंपल क्वेश्चन था मोलारिटी के लिए, ठीक है, ये इतना ही अभी लेते हैं, आगे हम चलते हैं अपने और कंसंट्रेशन टर्म्स में, ठीक है, थैंक यू, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो मोलारिटी के लिए हम बात कर चुके हैं, अब आता है अपने अगले कंसंट्रेशन टर्म पे, दैट इज मोलारिटी, ठीक है। समझाने का काम मैंने कर ही दिया था आप लोगों को, डेफिनेशन और फॉर्मूला वगैरह बता दिया था, मैं डायरेक्ट यहाँ पे सीधा बताऊंगा, ठीक है। किसे डिनोट करते हैं पता ही आपको, स्मॉल m से, थोड़ा सा टर्म दे दीजिए उसको, इसका ही फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल दैट मींस W अपॉन स्मॉल m इनटू, क्योंकि यहाँ पे जो होता है वो क्या आता है मास, तो क्या हो जाएगा कैपिटल W, मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट, अगर ये ग्राम में है तो हमें क्या करना पड़ेगा इनटू 1000, ठीक है। तो ये इसका मेन फॉर्मूला हो गया जो हमें न्यूमेरिकल्स के लिए डील करना है, इसके लिए यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास, यूनिट क्या हो जाएगी मोल्स, ठीक है, और केजी, क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये मोलारिटी क्लियर हो गया। अब देखो जैसे मैंने बात करी थी कि वहाँ पे जैसे M1 V1 फॉर्मूला आया था, M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M3 V3, ठीक है, ये फॉर्मूला आया था, यहाँ पे वैसे नहीं करते, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है यहाँ पे क्या है मास है, क्लियर हो गया ना, ठीक है। और साथ ही साथ ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, यानी कि अगर आपको कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करनी है तो मोलारिटी को ज़्यादा प्रेफर करिए एज कम्पेयर टू मोलारिटी, ठीक है, क्लियर हो गया। अब जैसे देखो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि मोलारिटी के लिए कुछ जनरल टर्म्स होती है, वैसे मोलारिटी के लिए भी होती है, नॉर्मेलिटी के लिए भी होती है, ठीक है। तो मोलारिटी के केस में क्या हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ सेमी मोलर सॉल्यूशन लिखा था, यहाँ पे हो जाएगा सेमी मोलर, ठीक है, क्या हो जाएगा सेमी मोलर, ठीक है, एल आ जाएगा सेमी मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। इसीलिए उसके भी मोलारिटी कितने जाएंगे 1/2 स्मॉल m के लिए, ठीक है। डेसीमोलर मोलर सॉल्यूशन स्मॉल m, ठीक है, m/10, मतलब सारी चीजें वही रहेंगी डिट्टो, ठीक है, बस मोलर आ जाएगा, ये स्मॉल m हो जाएगा, स्मॉल m, ठीक है, स्मॉल m, यहाँ पर भी स्मॉल m, सारी चीजें स्मॉल m, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। वहाँ हमने ज़्यादा डीप में नहीं गया, मोलारिटी के लिए है हमारे पास,
ठीक है, यूनिट पता चल गई, फॉर्मूला पता चल गया। अब आता है इसके न्यूमेरिकल्स पे कैसे कैसे आपको न्यूमेरिकल करना है, ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल आता है, सबसे बेसिक उठाऊंगा मैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आते हैं, पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास सॉल्यूशन, ठीक है। इसका कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, हमें एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी का कैलकुलेट करनी है। कंटेनिंग 20.7 ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट क्या हो गया K2CO3, ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट, क्योंकि CO3 जो होता है वो 2 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव, ठीक है। फॉर्मूला बनाना आता ही होगा आप लोगों को, आपने सीखा ही होगा K2CO3। डिसॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, अज्यूमिंग द डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज 1 ग्राम पर ml, ठीक है। क्लियर हुआ? आप देखो मोलैरिटी निकालनी है तो मुझे क्या चाहिए, स्मॉल w स्मॉल सॉरी कैपिटल W, स्मॉल m तो मैं निकाल ही लूंगा, ठीक है। मोलर मास निकालना है तो हम कैसे करके निकाल लेंगे। तो स्मॉल w देखो क्या है 22.7 ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट, वो मेरे को पता है, ठीक है, सॉल्यूट। क्लियर हो गया? स्मॉल w हमें पता चल गया कितना है 20.7 ग्राम, ठीक है। क्लियर हो गया? स्मॉल m हम निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। इसका मास पूरा उतर लीजिए, पोटेशियम में 39 होता है, 39 × 2 + 12 + 16 × 3, ठीक है। यहाँ से इसका मॉलिक्यूलर मास निकालिए, वो स्मॉल w है। कैपिटल W की बात है, कैपिटल W क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। और हमको क्या दे रखा है, डिसॉल्व इन 500 ml ऑफ अ सॉल्यूशन। तो हमें सॉल्वेंट पे जाना है, ठीक है, ध्यान रखना इसका ये सॉल्वेंट का है, ठीक है। तो हमें जाना है सॉल्वेंट पे विद द हेल्प ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml। अभी मैंने पिछला क्वेश्चन आपको प्योर वाटर का बताया था, उसमें डेंसिटी 1 ग्राम पर ml। तो आपने देखा था कि उस केस में मास इज इक्वल टू क्या आया था, वॉल्यूम। तो इसी तरह से देखते हैं यहाँ पर गया क्या कि इस सॉल्यूशन के लिए भी, ये जो सॉल्यूशन बना होगा इसके लिए भी मास जो होगा वही वॉल्यूम होगा। समझ पा रहे हो मैंने क्या बोला, मास जो होगा वही वॉल्यूम होगा, क्योंकि मास जो है वो क्या है, ग्राम पर ml में है, ग्राम में है और ml में है। तो क्योंकि भाई जो डेंसिटी है वो कितनी है, 1 ग्राम पर ml। मैंने आपको बताया था कि इस केस में क्या हो जाता है, मास जो होता है वो इक्वल हो जाता है वॉल्यूम, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम कितना दे रखा है हमें 500 ml, तो ये भी क्या होगा 500 बस किसमें होगा, ग्राम। तो सॉल्यूशन का मास पता चल गया हमें, ठीक है, क्या है 500 ग्राम। क्लियर हुआ? और हमें चाहिए क्या, सॉल्वेंट का मास। तो सॉल्यूशन का मास हमें पता चल गया, ये किसका मास है, सॉल्यूशन का। क्लियर हुआ? सॉल्यूट का मास हमें पता है और देयरफॉर हम जैसे जानते हैं क्या कि सॉल्यूशन जो एक्चुअली में होता है वो क्या होता है हमारे पास, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन हमारे पास कितना है 500 ग्राम, ठीक है, सॉल्यूट कितना है 20.7 ग्राम, ठीक है, प्लस ये हमें निकालना है, तो इसे निकाल लीजिए, ठीक है। तो स्मॉल w पता चल गया, स्मॉल m मैंने आपको बताया यहाँ से निकाल लीजिए, कैपिटल W आप यहाँ से निकाल लीजिए, क्योंकि ये भी ग्राम में है, ग्राम में है तो मुझे ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर का समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम बोले तो बड़े क्वेश्चन है, ठीक है, बेस्ट, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ 3 कैपिटल M सॉल्यूशन, बताइए सॉल्यूशन है उसकी डेंसिटी आगे है, ठीक है, 3 कैपिटल M है। 3 कैपिटल M दैट मींस की मोलैरिटी मुझे 3 दे रखी है। कैपिटल M क्या है, मोलैरिटी है, ठीक है। उसकी डेंसिटी हमें कितनी दे रखी है 1.25 ग्राम पर ml, ठीक है, 1.25 ग्राम पर ml। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी को कैलकुलेट करना है और डाटा के नाम पे हमें सॉल्यूशन का क्या दे रखा है, डेंसिटी ऑफ मोलैरिटी। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब जरा देखने की कोशिश करना कैसे है ये क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ध्यान देना, ठीक है। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, देखो सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी दे रखी है 3 कैपिटल है, ठीक है। अब हमें पता है मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। वो कितना दे रखा है 3। क्लियर हो गया यहाँ पे, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो अगर मैं वॉल्यूम का सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है 1 लीटर ले लूँ या फिर 1 ml ले लूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो ml है तो यहाँ लीटर ले लेते हैं, ठीक है, 19,000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें वहाँ पे। तो यहाँ पर अगर हम 1 लीटर ले लूँ उसका वॉल्यूम, क्लियर हुआ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1 लीटर ले लिया जाए तो डायरेक्ट आप देखोगे तो सॉल्यूशन जो मोल है सॉल्यूट को कितने हैं 3 हो जाएंगे। क्लियर हुआ कि 1 लीटर सॉल्यूशन में मोल सॉल्यूट के कितने हैं 3। समझ पा रहे हो, क्लियर हुआ यहाँ तक,
तो 1 लीटर में इतना है, ठीक है, कितने मोल है, कितने, आ रहा समझ में। तो मैं अगर यहाँ से मास कैलकुलेट करना चाहूँ, ठीक है, मास कैलकुलेट करना चाहूँ किसका, सॉल्यूट का, या फिर सॉल्यूशन का भी कर सकते हैं। तो देखो एक बार कैसे कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जरा समझने की कोशिश करना, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, पकड़ने की कोशिश करना कहाँ कहाँ पे मैंने कैसे चेंज करा, ठीक है। मोल्स मुझे पता चल गया ना। अब मोल्स इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एक और हमारे पास क्या, ये केवल अभी मैं किसके लिए कर रहा हूँ, सॉल्यूट के लिए कर रहा हूँ, याद सेक्शन ध्यान रखना, सॉल्यूट का है, ये है मास अपॉन एमएम, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मोल्स कितने हैं बेटा, 3। मास कितना हो जाएगा, मास हमें कैलकुलेट करना, तो उससे हम एक्स ले लेते हैं, ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, NaCl के लिए क्या रहता है, NaCl का कितना होता है 58.5 इंटू कर दीजिए x, तो वो मेरा क्या हो जाएगा 58.5 इंटू 3 ग्राम। क्लियर हो गया, ये मेरा वेट आया किसका, सॉल्यूट का। आ रहा है समझ में, यानी मेरा स्मॉल w क्लियर हो गया। मुझे चाहिए कैपिटल W, तो कैपिटल W के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो डाटा है या फिर जो डेंसिटी है वो किसकी है, सॉल्यूशन की है। तो अगर आप नोटिस करो तो सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी, दैट मींस मैं यहाँ से इसके मास पे जा सकता हूँ, और मुझे वॉल्यूम भी पता है 1 लीटर। क्लियर हो गया, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मास हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये ऐसे एक्स रहने दीजिए, या फिर जो भी आप जो भी ले रहे हैं। डेंसिटी कितनी है इसकी 1.25 इज इक्वल टू x, ठीक है, और वॉल्यूम कितना है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर मैं 1 लीटर लूँ, ठीक है, 1 लीटर तो लेंगे नहीं, क्योंकि ये जो डेंसिटी है मेरी 1.25 क्या है, ग्राम पर ml के, यानी मुझे वहां से 1000 करना पड़ेगा। समझ में आया, 1000 क्यों करा, क्लियर हुआ, आ रहा समझ में। इसे इंटू कर दीजिए यहाँ पे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 1.25 इंटू 1000, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ग्राम में वेट आ गया सॉल्यूशन का, ठीक है। सॉल्यूशन का वेट मुझे पता है, सॉल्वेंट का पता है, ठीक है, तो मैं सॉल्वेंट का पता कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ कहा था, डिट्टो वही चीज यहाँ पे करनी है, ठीक है। तो स्मॉल w पता चल गया, कैपिटल W पता चल गया, स्मॉल m आप निकाल लेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गया आंसर, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। मोलारिटी के लिए अभी एक थोड़ा क्वेश्चन है और भी आएंगे, ठीक है, थोड़ा मिक्सअप है। आते हैं हम अपने इसी क्रम में, हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले कंसंट्रेशन टर्म पे, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। ये मोल फ्रैक्शन में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन जो है मिक्सअप है, जिसमें आपको मोलारिटी मोल फ्रैक्शन तीनों चीजें एक साथ निकालनी होती है। तो मैंने आपको बताया था मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट करते हैं, काई, किसे, काई से, ठीक है। एक्स होता है, थोड़ा साफ कर दे दीजिए, CHI काई, ठीक है। अभी ये मैंने बोला था कि ये एक ऐसे कंसंट्रेशन टर्म है जो सॉल्यूशन के इंडिविजुअल कंपोनेंट पे डील करती है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास सॉल्यूशन है, उसके दो कंपोनेंट है A और B, क्लियर हो गया। तो इसका आप अलग निकालेंगे काई A, वो क्या होगा Na, उसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। इस तरह से अगर आप काई B निकालना चाहें तो क्या होगा NaNB अपॉन Na प्लस NB, ठीक है। क्लियर हुआ, यहाँ से समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है कि काई A इज इक्वल टू उसके नंबर ऑफ मोल्स उसके नंबर ऑफ, क्योंकि ढंग से देखो अगर रेशियो है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो होगी, जो ये हमारे पास जो कंसंट्रेशन टर्म है ये यूनिटलेस होगी, और दूसरी चीज दोनों रेशियो है, तो इसका मतलब काई A प्लस काई B इज इक्वल टू क्या होगा 1, मतलब जितने भी कंपोनेंट होंगे उनका जो सम आएगा वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। समझ पा रहे हो, ठीक है। क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो यूनिटलेस क्यों हो रही है, इसका सम 1 क्यों आ रहा है, और ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, मोल फ्रैक्शन पे बेस है, इसमें मोलारिटी के भी क्वेश्चन थोड़े बहुत देखेंगे हम, ठीक है। क्या कह रहा है, 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर डिसॉल्व्ड इन 30 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। क्या कह रहा है, 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6, ठीक है। ऐड करेंगे तो ये 180 आता है आपका, ठीक है। तो C6H12O6, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर डिसॉल्व्ड इन इतना। कैलकुलेट द मोलारिटी, मोलारिटी आप निकाल सकते हो, स्मॉल w दे रखा है, कैपिटल W भी दे रखा है, इन वाटर 30 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। समझ पा रहे हो क्या बोला, मोलारिटी के लिए क्या क्या चाहिए, स्मॉल w चाहिए, वो दे रखा है, ठीक है। कैपिटल W चाहिए, वो भी दे रखा है। मोलेकुलर मास निकालना है, वो मैंने आपको बता दिया 180, सीधा सीधा आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। मोलारिटी आप निकाल लोगे वो मैं नहीं बता रहा। मोल फ्रैक्शन का आप कैसे करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर, मैंने बात करी थी अभी क्या, कि एक ऐसे कंसंट्रेशन टर्म है जो इंडिविजुअल डील करते हैं किसके साथ, हर एक उसके साथ, कंपोनेंट के साथ, ठीक है। तो उसने वाटर का भी अलग पूछा है, ग्लूकोज का भी अलग पूछा है, ठीक है। तो आते हैं एक का निकाल के देखते हैं।
तो मुझे अगर ग्लूकोज का चाहिए क्या काई मतलब ए या फिर जो भी ग्लूकोज जो भी है ग्लूकोज लिख लो चलो काई ग्लूकोज। तो मुझे क्या चाहिए होगा ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब मैं नंबर ऑफ मोल्स दिखा सकता हूँ आसानी से, ठीक है। अगर मेरे को ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। 3 फॉर्मूले बताया था अभी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, मोल निकालने के। तो पता चला कि वो क्यों कर रहा था मेरे ऊपर फॉर्मूले पहले, तो ऐसा मैं इसलिए वो ले रहा था वहां पे। तो मास आपको पता है कितना है 2.82 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है ग्लूकोज का 180। डिवाइड कर लीजिए यहाँ से इसके नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएगा। इसी तरह से वाटर के लिए मुझे इसके नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए भी मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास वो कितना है 30 अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18, ठीक है। यहाँ से डिवाइड करिए आसानी से आ जाएगा। तो अब आते हैं हम इसके मोल फ्रैक्शन पे। तो भाई नंबर ऑफ मोल्स हमें पता चल गया दोनों के, ठीक है। तो ग्लूकोज के लिए जब मैं करूंगा तो उसके ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स दिस वन इज Na, जो भी आएगा ये Na होगा, ठीक है। और ये जो आएगा वो Nb होगा, मतलब कैलकुलेट कर लेना तो Na अपॉन Na प्लस Nb इसे रखिए आसानी से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। आंसर आ जाएगा। और क्योंकि मैंने अभी बात करी कि ये क्या है सेम रेशियो अपॉन सेम, मतलब कि सेम क्वांटिटी का सेम क्वांटिटी से डिविडेंड है, इसका मतलब क्या होगी यूनिट लेस होगी, तो इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी, ठीक है। दूसरी चीज अब वाटर का निकालना है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अभी हमने बात करी, आप देखो इंडिविजुअल भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब क्योंकि ये रेशियो है, अभी मैंने आपको बताया कि दोनों का जो सम आएगा वो कितना आना चाहिए, यानी काई A प्लस काई B इज इक्वल टू 1। तो ग्लूकोज आप निकाल सकते हो, तो वाटर का आप क्यों निकाल रहे हो अलग से, ठीक है। तो 1 से माइनस करिए आंसर आ जाएगा। तो यानी कि काई वाटर जो होगा मेरा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा 1 माइनस काई ग्लूकोज, ठीक है। समझ पा रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। मोल फ्रैक्शन समझ आया क्या है? मोल फ्रैक्शन भी एक्चुअली में क्या है कंसंट्रेशन टर्म है जो इंडिविजुअल कैरेक्टर पे डील करती है सॉल्यूशन की, ठीक है। क्लियर हो गया? मोलैरिटी मैंने समझाया आपको कैसे करना है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। क्लियर हो गया होगा? अ सॉल्यूशन ऑफ 25% ऑफ वाटर, मतलब एक सॉल्यूशन है हमारे पास उसमें 25% वाटर है, 25% ऑफ इथेनॉल एंड 50% एसिटिक एसिड, ठीक है। वाटर क्या हो गया H2O, ठीक है। क्लियर? इथेनॉल क्या हो गया C2H5OH, ठीक है। और एसिटिक एसिड क्या होता है, क्या होता है CH3COOH। क्लियर हो गया अंदर? 25%, 50%। ढंग से देखो ऐड करके 100% है, यानी कि मेरा जो सॉल्यूशन है वो इन्हीं 3 कंपोनेंट से बना है, क्या वाटर, इथेनॉल और एसिटिक एसिड। अगर ये जोड़ने पे 100 नहीं होता तो मतलब एक कंपोनेंट मेरा वहां पे कोई और भी था, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये क्या करते हैं मैंने बता दिया। अब देखो बाय मास कह दिया, ठीक है। बाय मास, बाय वॉल्यूम नहीं, बाय वॉल्यूम बाय मास भी नहीं। बाय मास का मतलब क्या हो गया कि ये जितने भी हमारे पास रेशियो है वो सब W/W के। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, ठीक है। अब देखो सिंपल भी बता सकता हूं, ठीक है। चलो इसके पूरे डेप्थ में चलते हैं कि हुआ कैसे है एक्चुअली। W/W फॉर्मूला क्या था हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो 25% का मतलब क्या होगा 5/100 इनटू 100। क्लियर हो गया? यानी कि सॉल्यूट जो है दैट इज वाटर, उसका वेट कितना है 25 ग्राम अपॉन सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम। इसी तरह से अगला वाला भी यही होगा, वो भी यही होगा क्या 25 ग्राम इथेनॉल अपॉन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसी तरह से 50% ऑफ एसिटिक एसिड अपॉन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो नोटिस करोगे तो आपको हर जगह का वेट पता चल गया। वाटर का वेट पता चल गया 25 ग्राम, इथेनॉल का वेट पता चल गया 25 ग्राम और एसिटिक एसिड का वेट पता चल गया 50 ग्राम, ठीक है। तो मोल्स अब निकल जाएगा, ठीक है। मोल्स निकल जाएंगे ना, तो कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। मोल्स क्या हो जाएगा मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास आपको पता है 25 उनके मॉलिक्यूलर मास रखिए वाटर का 18, ठीक है। इसका ऐड कर लीजिएगा, ये भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप मोल्स पता कर लेंगे और इंडिविजुअल आप हर एक का निकाल सकते हो। तो इसी तरह से काई वाटर निकल जाएगा, काई इथेनॉल निकल जाएगा। और क्योंकि तीनों का सब 1 आना चाहिए तो 2 का आप निकाल चुके हो, तो तीसरा कैसे होगा 1 से माइनस कर दीजिए दोनों का सब, तो तीसरा भी आ जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्लियर हो गया? आते हैं लास्ट लेक्चर पे, ठीक है। क्लियर हुआ? तो सॉरी लास्ट क्वेश्चन पे क्लियर हुआ? इसमें देखो सिंपल है, कुछ नहीं है, बस ठीक है 2 मिनट लग रहा है इसमें। एक सॉल्यूशन है हमारे पास ग्लूकोज का इन वाटर, लेवल है उस पे लेवल लगा हुआ है कि 10% का, मतलब कि उस CCO2 जो भी सॉल्यूशन होगा ग्लूकोज का 10% है। और ब्रैकेट में देखो W/W लिखा है, दैट मींस वेट बाय वेट।
द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज दिस, ठीक है। सॉल्यूशन की डेंसिटी भी हमें दे रखी है, कैलकुलेट करना है हमें मोलारिटी, ठीक है। पहला क्या है मोलारिटी, तो 10% का मतलब क्या होगा बेटा, वही चीज क्या 10/100 into 100, दैट मींस सॉल्यूट, दैट इज ग्लूकोज का वेट हो गया मेरा 10 ग्राम, क्लियर। और नीचे है मेरा सॉल्यूशन, तो उसका वेट हो गया मेरे पास 100 ग्राम, ठीक है। सॉल्यूट का वेट पता चल गया, सॉल्यूशन का वेट पता चल गया, सॉल्वेंट नहीं निकाल लोगे, ठीक है। यही तो था यहाँ पे, ये देखो ये रहा, क्लियर हुआ। तो वैसे आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप मोलारिटी आसानी से निकाल लोगे। स्मॉल डब्ल्यू आपको पता चल गया, कैपिटल डब्ल्यू आप उसमें से 100 में से 90 आएगा, ठीक है। और स्मॉल एम आप ग्लूकोज का निकाल ही लीजिए, 180 होता है ग्लूकोज का, ठीक है। मैंने ऊपर भी बताया है, क्लियर हो गया। तो फर्स्ट पार्ट आप कर लेंगे। सेकंड पार्ट जो है वो है मोलारिटी का। मोलारिटी में कोई चेंज नहीं लाना है, स्मॉल डब्ल्यू वही रहेगा, स्मॉल एम वही रहेगा, बस कैपिटल डब्ल्यू की जगह पे वहां पे आएगा वी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल या फिर लीटर जो भी है, ठीक है। और वॉल्यूम में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास मास तो है सॉल्यूशन का, वॉल्यूम नहीं है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, मास अपॉन वॉल्यूम। देखो जैसे यहां पर लगा था, क्लियर हुआ आया सवाल में। तो मास अपॉन वॉल्यूम, मास आप 100 रख दीजिए, वॉल्यूम एक्स रहने दीजिए, डेंसिटी है, ठीक है। मोलारिटी भी आप निकाल सकते हो। इसका क्वेश्चन मैंने करा रखा है आपको, मोलारिटी वेट इसका, ठीक है। और थर्ड जो पार्ट है हमारे पास, जो थर्ड पार्ट है वो है मोल फ्रैक्शन का। किसका है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। क्या कहना है, ईच कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना। कंपोनेंट क्या है सॉल्यूशन में, ग्लूकोज और वाटर, और क्या है, और कुछ है, कुछ नहीं, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, तो ग्लूकोज का निकाल लीजिए, बाय वेट पता चल गया, उसका मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करिए, नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे। इसलिए वाटर का भी करिए 90 अपॉन उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करिए 18, उसके नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए। अब आप कर लीजिए, जैसे मेरे को काई ग्लूकोज निकालना है, ठीक है, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स मैंने आपको बता दिए, यहां से निकल जाएगा ग्लूकोज का काई है, ठीक है। और दूसरा कंपोनेंट कैसे निकलेगा, क्योंकि दो ही कंपोनेंट है, दोनों का सम 1 आना चाहिए। एक का आप निकाल देते हो तो दूसरे का क्या हो जाएगा, 1 से माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, इनकी यूनिट क्या होगी बताया था मैंने, मोलारिटी की मोल पर केजी और मोलारिटी की मोल पर लीटर, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये दोनों जो लेक्चर है, फिर जो अभी तक का जो सफर है, ये सारा समझ में आने को सारा समझ में आया होगा आप लोगों को, किस तरह से कैसे न्यूमेरिकल्स के साथ डील करा जाता है, ठीक है। आ रहा समझ में। तो इसीलिए इस चैप्टर में अवेलेबल हमारा सारा इसी तरह से चलेगा, ठीक है। कहीं कहीं पर हमारे पास थोड़ी बहुत थ्योरी आएगी, नहीं तो सारा सेक्शन इसका न्यूमेरिकल का ही है, थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, ओके, थैंक यू।